नेपोलियन के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, वह है नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में। नेपोलियन ने स्वयं कहा था कि मैं क्रांतिपुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ रिवॉल्यूशन। लेकिन एक अवसर पर भी उसने यह कहा कि मैंने क्रांति की हत्या कर दी है। तो प्रश्न भी बनता है कि नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में, और ऐसा भी प्रश्न आता है नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में। तो अब बड़ा यहां पर एक असमंजस हो जाता है कि नेपोलियन को क्या मानेंगे हम। नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में मानेंगे या क्रांतिहंता के रूप में मानेंगे, तो इस प्रश्न पर हम लोग विचार करेंगे। नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में इसको देखेंगे हम। नेपोलियन एज सन ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या नेपोलियन को क्रांतिपुत्र माना जा सकता है, ये समझने का प्रयास करेंगे। और अगर माना जा सकता है तो क्यों, और नहीं माना जा सकता है तो क्यों। दूसरा जो प्रश्न आता है नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन एज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन स्वयं कहता है कि मैं क्रांतिपुत्र हूं, और वह यह भी कहता है कि मैंने ही क्रांति की हत्या कर दी। यानी एक ओर वह अपने को रिवॉल्यूशनरी कहता है और दूसरी ओर वह काउंटर रिवॉल्यूशनरी भी कहता है कि मैंने प्रतिक्रांति की है, क्रांति की हत्या की है। तो कैसे इसको समझना होगा। तो पहले हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करेंगे नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि नेपोलियन एक सामान्य परिवार से संबंध रखता था, और सामान्य परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी वह एक बड़े पद पर पहुंचता है, और बड़े पद पर ही नहीं, अंततः वह पूरे फ्रांस का सर्वेसर्वा बन जाता है, वह कौंसल बन जाता है, और अंततः वह सम्राट बन जाता है। तो यहां पर आप देखिए फ्रांस की क्रांति 1789, और इस क्रांति की परिणाम स्वरूप जो फ्रांस की व्यवस्था आती है वह समानता पर आधारित होती है। यानी क्रांति की परिणाम स्वरूप एक नवीन सामाजिक व्यवस्था, का जन्म होता है। और यह जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है, इसमें जैसे आप सब ने पहले विस्तार से अध्ययन कर लिया है कि नवीन सामाजिक व्यवस्था में कोई विशेषाधिकार पर आधारित कोई वर्ग नहीं है, समानता पर आधारित व्यवस्था बनाई गई है, योग्यता पर आधारित व्यवस्था बनाई गई है। यदि कोई भी पद जन्म के आधार पर नहीं मिलेगा, योग्यता के आधार पर मिलेगा, कर्म के आधार पर मिलेगा, इस प्रकार की व्यवस्था। तो नवीन सामाजिक व्यवस्था में ये जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है ये समानता पर आधारित है। और समानता पर जो आधारित व्यवस्था है, इसने नेपोलियन के उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त कर दिया। ये हम लोगों ने देखा है राइज ऑफ नेपोलियन में, किस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति फ्रांस का सम्राट बन जाता है। राइज ऑफ नेपोलियन में इसको हमने समझ लिया है। तो ये जो समानता पर आधारित व्यवस्था है, ये नेपोलियन के उत्कर्ष का आधार बना देता है। यानी आप ये कह सकते हैं
कि यदि फ्रांस में क्रांति नहीं होती तो नेपोलियन का उत्कर्ष नहीं होता। आप ऐसा कह सकते हैं। आप ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि नेपोलियन वास्तव में फ्रांस की क्रांति का ही परिणाम था। ये निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। तो ये जो फ्रांस की क्रांति हुई है, इसी का एक परिणाम है नेपोलियन, इसी का परिणाम है नेपोलियन। नेपोलियन जब सम्राट बन जाता है, उसके पहले कौंसल रहता है, तो वह बहुत सारे सुधार लागू करता है। जो वहाँ की अव्यवस्था विद्यमान है फ्रांस में, डायरेक्टरी के शासन में जो भ्रष्टाचार विद्यमान था, अव्यवस्था विद्यमान थी, उसको दूर करने के लिए वह नवीन सुधारों को लागू करता है। तो सुधारों के माध्यम से वह क्या करता है? सुधारों के माध्यम से जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उसको मजबूत बनाता है, उसके सिद्धांतों को मजबूत बनाता है, यानी एक प्रकार से वह क्रांति को स्थायित्व देता है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि नेपोलियन क्रांति का परिणाम है, आप इसको पहला पॉइंट कह सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, उसने क्रांति को स्थायित्व दिया है, स्टेबिलिटी। 1789 में क्रांति होती है, कैसे नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन, कैसे रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी का शासन, उसके बाद कौंसल के रूप में आता है, सम्राट के रूप में आता है। तो एक लंबा समय हो जाता है। तो ये जो अव्यवस्था है वो समाप्त हो जाती है, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो एक सीमा तक पूरी हो जाती हैं। तो क्रांति जनित जो व्यवस्था है उसको वह स्टेबल बनाता है। तीसरी बात आप ऐसा कह सकते हैं, ये जो स्थायित्व उसने दिया है वो सुधारों के माध्यम से दिया है, अभी भी हमने उल्लेखित किया है। और सुधारों में नेपोलियन ने समानता के सिद्धांत का पालन किया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जो भी वह सुधार करता है उसमें समानता के सिद्धांत का पालन किया गया है, यानी जो सार्वजनिक पद हैं वो योग्यता के आधार पर उसने वितरित किए। गवर्नमेंट जॉब्स जो भी हैं वो जो व्यक्ति योग्य होगा उसको प्राप्त होगा। पहले की व्यवस्था में क्या था? पहले की व्यवस्था में विशेषाधिकारों पर आधारित पद थे। जो सामंत हैं, कुलीन हैं, उच्च पादरी वर्ग के लोग हैं, उनको पद प्राप्त हो रहे हैं। तो जो व्यवस्था वो लेकर आता है, सुधार जो लेकर आता है, वो समानता पर आधारित है, समानता पर आधारित। यानी तीसरे पॉइंट में आप ये कह सकते हैं कि उसने समानता के सिद्धांत को लागू किया। और चौथा ये भी आप बता सकते हैं, जैसे नेपोलियन जब सम्राट बन जाता है, कौंसल के समय में, सम्राट के समय में, और सम्राट बनने के बाद जब वह पूरी तरह से तानाशाही दृष्टिकोण अपना लेता है, स्वेच्छाचारिता का दृष्टिकोण अपना लेता है, निरंकुश दृष्टिकोण अपना लेता है, तो वह लगातार युद्ध में रत हो जाता है। उसका अपना एक युद्ध दर्शन था। वो कहता था कि फ्रांस की जनता तभी तक हमें प्यार करेगी जब तक हम युद्ध करेंगे और युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। उसके उत्कर्ष में आपने देखा, राइज ऑफ नेपोलियन में हमने आपको विस्तार से बताया है कैसे रेन ऑफ टेरर के माध्यम से वह रेन ऑफ टेरर के समय में वह उपलब्धियां अर्जित करता है एक सेना नायक के रूप में, कैसे डायरेक्टरी के शासन में वह उपलब्धियां अर्जित करता है, ऑस्ट्रिया में, इटली में एंड सो ऑन। इस तरह की बातें हमने आपको बताई हैं। नेपोलियन के उत्कर्ष में बहुत सहायक होती हैं। और एक जो मनोविज्ञान तैयार होता है उस समय, लोगों के मस्तिष्क में जो भावनाएं आती हैं, नेपोलियन उसको समझता है। और वो समझता है कि फ्रांस की जनता समानता के लिए आतुर है, वो समानता पर आधारित व्यवस्था चाहती है, तो वो समानता पर आधारित व्यवस्था को लागू करता है। लेकिन जब वह सम्राट बन जाता है तो युद्धों की जो परंपरा उसके जीवन में बनी हुई है उसको वह लागू करता है। जैसे उसने आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे युद्ध किए, और जहां जहां उसने युद्ध किया वहां वहां जो उसने यहाँ सुधार किया है, फ्रांस में जो विधान वगैरह बनाए हैं, नेपोलियन कोड बनाई है, विधि संहिता जो बनाई है,
उसको वहां पर लागू किया। यानी आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे जो प्रदेश है, एक बार उसको मानचित्र में आप देख लीजिए। ये आपका फ्रांस है, जो उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में है। जो इलाके आप देख पा रहे हैं ये डार्क ब्लू में है। और उसके बाद जहां जहां वह विजय स्थापित करता है, लाइट में जैसे ग्रैंड डची ऑफ वार्शा, ये आपका हो गया, ये आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन हो गया, स्विट्जरलैंड का इलाका हो गया, इटली का ये पूरा इलाका हो गया। बाद में स्पेन पर वह अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो जहां जहां वह जाता है, वह अपने साथ क्रांति के सिद्धांतों को लेकर जाता है। नेपोलियन क्रांति की उपज है, क्रांति की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। समानता का जो सिद्धांत आया है, उसका वह परिणाम है नेपोलियन। जहां जहां वह जाता है, अपने साथ इन सिद्धांतों को भी लेकर जाता है। ये सिद्धांत अपने आप वहां पहुंच जाते हैं। और फिर जब वह अपने सुधारों को वहां लागू करता है, तो एक प्रकार से क्रांति को व्यापक बना देता है। यानी फ्रांस की जो क्रांति है, वह उसकी सीमा में ही नहीं है, उसका प्रभाव उसके विजित क्षेत्रों में भी है। ये आपने देख लिया है, सब जगह वो लागू करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं, चौथे बिंदु में आप ऐसे कह सकते हैं कि नेपोलियन ने क्रांति को व्यापक बनाया। तो इन्हीं संदर्भों में नेपोलियन को क्रांतिपुत्र कहा जा सकता है। नेपोलियन को क्रांतिपुत्र क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि नेपोलियन क्रांति का परिणाम है, क्रांति की स्पष्ट अभिव्यक्ति है। यदि फ्रांस में क्रांति नहीं होती तो नेपोलियन का उदय नहीं होता। दूसरा पॉइंट, उसने क्रांति को स्थायित्व दिया। कैसे स्थायित्व दिया? सुधारों के माध्यम से। और इसके बाद तीसरा पॉइंट आप बना सकते हैं कि वह समानता पर आधारित सिद्धांत, समानता पर आधारित व्यवस्था को लागू करता है। इसलिए उसे क्रांतिपुत्र कहा जा सकता है, क्योंकि समानता क्रांति का एक प्रमुख नारा था। चौथे में आप बता सकते हैं कि उसने क्रांति के सिद्धांतों को व्यापक बनाया। जहां जहां भी वह गया, क्रांति के विचारों को अपने साथ ले गया। तो चौथे पॉइंट में आप ये बता सकते हैं कि उसने क्रांति को व्यापक बनाया। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप नेपोलियन को क्रांतिपुत्र कह सकते हैं। अगर नेपोलियन को क्रांतिपुत्र कहा जा सकता है, तो वो इन्हीं बिंदुओं के आधार पर कहा जा सकता है। लेकिन ये तो एक पक्ष हुआ, इसका दूसरा पहलू भी है। नेपोलियन स्वयं कहता है कि मैंने क्रांति की हत्या कर दी है। और आगे इतिहासकारों ने कहा कि नेपोलियन वास्तव में क्रांतिपुत्र तो था, लेकिन ऐसा पुत्र था जिसने अपनी माता की हत्या स्वयं कर दी। तो दूसरा पॉइंट भी आपको समझने की जरूरत है, और फिर एक कंक्लूजन आपको ड्रा करना है कि नेपोलियन को हम क्या मानेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट है, नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में, नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में, नेपोलियन एज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ द रिवॉल्यूशन। कैसे वह काउंटर करता है रिवॉल्यूशन का, कैसे वो क्रांति का हनन करता है, इसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। इसको थोड़ा सा देखिए। नेपोलियन क्रांतिहंता के रूप में, इसमें पहला पॉइंट जो आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, वो ये है कि जैसे फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, लिबर्टी, समानता, इक्वालिटी एंड बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। तो जो नारा था उसमें तीन बातें आपने देखी। एक तो स्वतंत्रता,
और दूसरा समानता, और तीसरा बंधुत्व। समानता के सिद्धांत को तो उसने लागू किया, अभी चर्चा हमने किया, लेकिन जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है उसका वो हनन करता है। तो पहला पॉइंट आप बता सकते हैं क्रांति हंता में कि उसने स्वतंत्रता के सिद्धांत का हनन किया, स्वतंत्रता के सिद्धांत का हनन किया। सम्राट बनने के बाद वह मुख्य रूप से जनता के जो राजनीतिक अधिकार हैं उनको समाप्त कर देता है, यानी रूसों की जनतंत्र की भावना की हत्या कर देता है। रूसों का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत था, जिसका प्रभाव सबसे व्यापक था फ्रांस की जनता पर, उसको वो समाप्त कर देता है। सम्राट बनने के बाद वह पूरी तरह से तानाशाही पूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है। पूरी तरह से वह जैसे निरंकुश राजतंत्र की भूमिका में आ जाता है, और वह जैसे बुर्बु राजवंश में था क्रांति के पहले पुरातन व्यवस्था में, कुछ उस प्रकार का व्यवहार करता है। तो स्वतंत्रता के सिद्धांत का हनन करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो नागरिक स्वतंत्रता का मुख्य आधार था, उसको वह समाप्त कर देता है, परस्पर प्रतिबंध लगाता है। और लोग जो बहुत सभाओं के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सबको वह प्रतिबंधित कर देता है। जिसको वह चाहता है उसको वह आज़ादी प्राप्त होती है, जो उसके बहुत विश्वास पात्र लोग हैं, और अन्य सभी लोगों के लिए वह समस्त प्रकार की स्वतंत्रता, विशेष तौर से जो नागरिक अधिकारों से संबंधित है, विशेष तौर से जो राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, उनको वह समाप्त कर देता है। तो वह स्वतंत्रता के सिद्धांत का हनन करता है, पहली बात। दूसरी बात, एक और था बंधुत्व का सिद्धांत। क्रांति के समय कहा गया था कि जो फ्रांस की क्रांति की भावना है, जो ये नारे हैं, जो सिद्धांत हैं, ये सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ये सभी लोगों के लिए है, सभी देश के लोगों के लिए है, सभी काल के लिए है, ऐसी बात। यानी एक प्रकार से भाईचारे की भावना, इस प्रकार की बात कही गई थी कि अनावश्यक रूप से फ्रांस अन्य किसी राष्ट्र पर अधिकार नहीं करेगा, उनके जो भी अधिकार हैं उनको वह स्वीकार करेगा, इस प्रकार की भावना। लेकिन नेपोलियन क्या करता है, वह बंधुत्व के सिद्धांत का हनन करता है, बंधुत्व के सिद्धांत का हनन करता है। जैसे लुई 14, लुई 14वां युद्ध करता है, अनावश्यक रूप से प्रसारवादी नीति अपनाता है, वैसे नेपोलियन भी कार्य करता है। नेपोलियन भी लगातार युद्ध में रत रहता है। आपने देखा किस तरह से, अभी मानचित्र का हम लोगों ने अध्ययन किया है, किस प्रकार से वह विस्तार पूर्वक अपने राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करता है, और इन युद्धों में कहीं से कोई तार्किकता समझ में नहीं आती। वह जो भी युद्ध करता है उसके पीछे सिर्फ साम्राज्यवादी भावना ही लगती है। वह साम्राज्यवादी भावना को पूरा करने के लिए वह पूरे यूरोप को फ्रांस के अधीन करना चाहता था। वह एक प्रकार से आप ऐसा भी कह सकते हैं, सीजर बनना चाहता था फ्रांस के संदर्भ में, यूरोप के संदर्भ में सिकंदर बनना चाहता था। तो वह एक प्रकार से पूरे यूरोप पर नियंत्रण करना चाहता था। तो वह जो भी युद्ध कर रहा है उसके पीछे साम्राज्यवादी भावना विद्यमान थी, और वह भी भावना विद्यमान थी कि फ्रांस को एक प्राकृतिक सीमा मिल जाए, ऐसा भी। तो कोई नियम कानून उसके लिए नहीं था, वह साम्राज्यवादी भावना से युक्त था और एक नेचुरल बाउंड्री पाना चाहता था फ्रांस के लिए। तो इसलिए वो लगातार युद्धरत रहता है, और इस क्रम में अन्य देशों पर वह अधिकार करता है, युद्ध थोपता है, अधिकार करता है। तो एक प्रकार से बंधुत्व के सिद्धांत का हनन करता है। तो क्रांति के जो मुख्य नारे थे, स्वतंत्रता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, बंधुत्व का सिद्धांत, दो का तो उसने सीधे सीधे हनन कर दिया। तीसरी बात, फ्रांस की क्रांति के समय
एक गणतंत्र की भावना थी, प्रजातंत्र की भावना थी। प्रजातंत्र की भावना को तो उसने वैसे ही समाप्त कर दिया। वो कहता है कि जनता ने ही हमें सम्राट बनाया है और जनता ने सम्राट हमें बना दिया, तो अब जनता का कार्य समाप्त हो गया। अब सारा का सारा कार्य तो हमारा है। वह वोल्टेयर के सिद्धांत से बहुत प्रभावित था। वोल्टेयर कहता था कि इस विश्व की रचना ईश्वर ने किया है, जैसे घड़ीसाज ने घड़ी बनाया है। घड़ीसाज ने घड़ी बनाया है और वह घड़ी बनाने के बाद वह उससे दूर हो जाता है। घड़ी अपने आप कार्य करेगी। वैसे पूरा विश्व एक यंत्र के समान कार्य करेगा। दुनिया को बनाने के बाद ईश्वर की कहीं कोई भूमिका नहीं है, ऐसा वोल्टेयर कहता था। नेपोलियन रूसों से नहीं, इस संदर्भ में वोल्टेयर से प्रभावित है। वो कहता है अब जनता की कहीं कोई भूमिका नहीं है, तो वह तानाशाही पूर्ण दृष्टिकोण अपना लेता है, यानी प्रजातांत्रिक सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति से जो प्रजातंत्र की भावना आई है रूसों के विचारों से, उसका उल्लंघन करता है। प्रजातंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। इसके बाद वह गणतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। गणतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। उल्लंघन करता है। अब एक बार जब सम्राट बन जाता है, तो जैसे राजतंत्र में होता उस प्रकार की स्वेच्छाचारिता नेपोलियन में भी आ जाती है। अपने विश्वास पात्र लोगों को पद देना शुरू कर देता है। अपने भाइयों को राजा बनाना शुरू कर देता है। बहनों को रानियां बनाना शुरू कर देता है। तो एक बार जब वह सम्राट बन जाता है, तो गणतंत्र की भावना का पूरा गणतंत्र की भावना को नष्ट कर देता है। तो इस सिद्धांत को पूरा वो समाप्त कर देता है और इसकी जगह पर निरंकुश तंत्र की स्थापना कर देता है। इसके बाद एक सिद्धांत और था, राष्ट्रीयता का सिद्धांत। फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रीयता को बिल्कुल नया अर्थ प्रदान किया था। राष्ट्र के रूप में फ्रांस का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी यूरोप के इतिहास की, और जहां जहां वह जाता है, युद्ध करता है, तो वहां के लोगों की राष्ट्रीयताओं के सिद्धांत को महत्व ही नहीं देता, उन पर कब्जा कर लेता है, उनके अधिकारों को समाप्त करता है। तो स्वयं के उत्थान का जो कारण है, फ्रांस की क्रांति से जो राष्ट्रीयता का सिद्धांत आया है, उसका वह घोर उल्लंघन करता है नेपोलियन। तो आप पांचवा पॉइंट ऐसा कह सकते हैं, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन। राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन। तो नेपोलियन ने किन किन सिद्धांतों का उल्लंघन किया? स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किया, बंधुत्व के सिद्धांत का उल्लंघन किया, प्रजातंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन किया, गणतंत्र के सिद्धांत का उल्लंघन किया और राष्ट्रीयता के सिद्धांत का भी उल्लंघन किया। इसके अलावा भी आप एक पॉइंट और बता सकते हैं कि जैसे उसने समानता के सिद्धांत को लागू किया था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि उसने अपने जो विश्वास पात्र लोग हैं उनको बड़े बड़े पद दे दिए। अपनी पूरी सैनिक व्यवस्था में सबको मार्शल बना दिया सम्राट बनने के बाद। अपने भाइयों को जो विजित प्रदेश हैं उनको राजा बना दिया, बहनों को रानियां बना दिया। तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है वह पूरी तरह से समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यद्यपि वह समानता के सिद्धांत को लागू तो करता है, लेकिन उसकी सीमाएं हैं। समानता के सिद्धांत की सीमाएं। तो आपने देख लिया है नेपोलियन क्रांतिपुत्र के रूप में कैसे कहा जा सकता है
नेपोलियन क्रांति का परिणाम है, पहला पॉइंट आपने देखा। फिर आपने बताया कि क्रांति को कैसे वह स्थायित्व देता है। फिर आपने कैसे बताया कि क्रांति को वह व्यापक बनाता है और समानता के सिद्धांत को लागू करता है, इसलिए हम नेपोलियन को क्रांतिपुत्र कह सकते हैं। लेकिन दूसरा जो उसका पहलू है, दूसरा जो एंगल है, वो है क्रांतिहंता के रूप में, कि यद्यपि ये कार्य अवश्य करता है वो नेपोलियन, लेकिन वह स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, बंधुत्व के सिद्धांत का उल्लंघन करता है, राष्ट्रीयता के सिद्धांत का, प्रजातंत्र के सिद्धांत का वह हनन करता है और उसके बाद भी राष्ट्रीयता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। समानता का जो वह सिद्धांत लागू करता है उसकी भी सीमाएं होती हैं। तो निष्कर्ष रूप में जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं क्या नेपोलियन को क्रांतिपुत्र कहा जा सकता है, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप पहले बताएंगे कि उसको क्रांतिपुत्र क्यों कहा गया, उन चारों बिंदुओं को उठाएंगे। लेकिन अगले पैराग्राफ में आप बताएंगे कि यद्यपि उसे क्रांतिपुत्र कहा जाता है, लेकिन उसने कुछ कार्य ऐसे किए, जैसे आप उसको बताएंगे कैसे स्वतंत्रता के सिद्धांत का उल्लंघन किया एंड सो ऑन, जो क्रांतिहंता वाले बिंदु हैं। और उसके बाद आप निष्कर्ष निकालेंगे। दो इतिहासकार हैं, आप उनको भी थोड़ा सा जान सकते हैं। एक तो ग्रांट और दूसरे हैं टेम्परले। इन लोगों ने ये कहा कि यद्यपि नेपोलियन क्रांति का परिणाम है, लेकिन उसने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिन कार्यों से उसने क्रांति को ही उलट दिया। यानी एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी माता की हत्या स्वयं कर देता है, जिससे उसका जन्म होता है। तो निष्कर्ष रूप में आप ऐसा कह सकते हैं कि नेपोलियन को सीमित अर्थों में ही क्रांतिपुत्र माना जा सकता है, व्यापक अर्थों में उसे क्रांतिहंता ही कहा जा सकता है।